आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में नीतीश का बयान भी है। यूपी के बरसाना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राधा रानी के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। होली से पहले वहां रंगोत्सव का शुभारंभ हुआ है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भी लड्डू होली का लुत्फ उठाया। वो लोगों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। वहीं योगी ने ये भी कहा कि काशी, अयोध्या, प्रयागराज और मां विंध्यवासिनी धाम के विकास के बाद अब बारी मथुरा की है और यहाँ गंगा की तरह मां यमुना को भी निर्मल किया जाएगा। राधा रानी से, यमुना मैया से और मां के बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेश वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में राबड़ी देवी पर तंज किया। उन्होंने आरजेडी की एमएलसी पर गुस्सा उतारते हुए कहा कि आरजेडी की सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया। वहीं राबड़ी देवी की ओर देखकर नीतीश कुमार ने कहा कि इनके हस्बैंड गए तो इनको सीएम बना दिया, लेकिन इन्होंने महिलाओं के लिए अब तक क्या किया। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? कांग्रेस नेता और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने प्रार्थना करते हुए लाहौर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गईं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ लिखा कि लाहौर के प्राचीन किले में प्रभु राम के पुत्र लव की प्राचीन समाधि है। लाहौर नाम भी उन्हीं के नाम से है। वहाँ प्रार्थना का अवसर मिला। इसके अलावा राजीव शुक्ला ने बताया कि लाहौर के म्युनिसिपल रिकॉर्ड में दर्ज है कि ये नगर भगवान राम के पुत्र लव के नाम से बसाया गया था और कसूर शहर उनके दूसरे पुत्र कुश के नाम से है। शुक्ला के मुताबिक पाकिस्तान सरकार भी ये बात मानती है। यूपी के हरदोई में ट्रैफिक पुलिस ने 8 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों के चालान काटे। ये अभियान एसपी दफ्तर के बाहर चलाया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 पुलिसकर्मियों और 3 दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए। एक आकस्मिक चेकिंग पुलिस कार्यालय में कराई गई, जहां यह पाया गया कि 8 पुलिसकर्मी और 3 अन्य पब्लिक के लोगों द्वारा मोटरसाइकिल का प्रयोग किया जा रहा था, परंतु उनके पास हेलमेट नहीं थे और वो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इन सभी 11 मोटरसाइकिलों का नियमानुसार चालान किया गया व जनपद हरदोई के सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि आप अगर मोटरसाइकिल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के जरूर चलें और यातायात नियम का पालन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की ओर से सुनीता विलियम्स पर की गई टिप्पणी चर्चा में आ गई। दरअसल ट्रंप ने सुनीता विलियम्स के बालों की तारीफ की और कहा कि सुनीता के बाल बहुत ही घने और बहुत ही सुंदर हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ये भी कहा कि जल्द ही एलॉन मस्क उन्हें अंतरिक्ष से धरती पर ले आएंगे। वहीं एलॉन मस्क ने सुनीता विलियम्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने को लेकर राय मांगी, जिस पर सुनीता ने कहा कि अभी यहाँ काफी रिसर्च हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर अवैध ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई है। आज के दौर में ऑनलाइन गेमिंग की लत और मोटे मुनाफे के चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए गवा देते हैं। ज्यादातर लोग मनोरंजन के साथ पैसे कमाने के लिए गेमिंग दुनिया में शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अवैध ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गूगल और मेटा जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्हीं कंपनियों के विज्ञापनों से खूब कमाई करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अवैध ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए सरकार कड़ा कदम उठाए और इससे होने वाले नुकसान को लेकर
आप खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। तो बहुत एडवर्टाइजिंग दिखती है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, जो ये गेमिंग वेबसाइट्स हैं, बेटिंग वेबसाइट्स हैं। इनको गेमिंग कहना शायद गलती भी हो सकता है, ये गैम्बलिंग और बेटिंग है। तो गेमिंग जो साइट्स होती हैं वो इंडिया में जनरली रजिस्टर्ड होती हैं, जीएसटी पे करती हैं, केवाईसी करती हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं और ये एप्लीकेशंस हैं जो ये कुछ भी नहीं करती। ये देश के बाहर से ऑपरेट कर रही हैं, ये ना जीएसटी पे करती हैं सरकार को, मोस्ट ऑफ देम, और केवाईसी तो करती ही नहीं है। इन साइट्स की हमने रिसर्च करी, ऐसी साइट्स ढूंढी पहले हमने गूगल के माध्यम से, और उसके ऊपर रिसर्च किया कि ये इनको ढूंढा, डिस्कवरी कैसे की जाती है। वो डिस्कवरी पे हमें पता चला कि इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है गूगल के ऊपर, एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत कर रखी है। और हमने इनका वेबसाइट ट्रैफिक एनालाइज किया और उससे एस्टिमेट्स लगाए। किसी भी एक रिसर्च के अंदर एस्टिमेशन बहुत करी जाती है। वो एस्टिमेट्स में हमें समझ में आया कि एक तो इनका जो वेब ट्रैफिक है 1.6 बिलियन 2 बिलियन के आसपास है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर अरविंद गुप्ता का कहना है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध भुगतान में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। गूगल और मेटा एडवर्टाइजिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुनाफा कमा रही हैं, इसलिए उनकी ओर से निर्णायक कदम उठाए नहीं जाते। उनका 1/3 ट्रैफिक तो इन वेबसाइट्स के माध्यम से ही आता है। लगभग 600 प्लेटफॉर्म ऑफशोर यानी विदेश से चल रहे हैं और वो सीधे सीधे जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। के बहुत मिरर साइट्स हैं, जैसे कोई एक परी मैच है तो परी मैच 1, परी मैच 2, परी मैच 3, इसमें भी ये ट्रैफिक को डाइवर्ट करते रहते हैं। एक बैन हो जाती है, सरकार कुछ एडवाइजरी निकालती है तो दूसरी चालू कर देते हैं। और तीसरा, इनकी एडवर्टाइजिंग जो लीगल केवाईसी वाली जीएसटी की जो गेमिंग करते हैं, जो एक्चुअल गेमिंग करते हैं इंडिया के अंदर, जो फेयर गेमिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और ये लोग जो करते हैं शायद कंज्यूमर को चीट भी करते होंगे, वो लोग जो हैं उनसे इनका 20:1, अगर 21 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 1 रुपया तो ये इंडियन वाली वेबसाइट्स खर्च कर रही हैं, 20 रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं। 20:1 खर्चा ज्यादा करते हैं फेसबुक पर, गूगल पर और ऐसे इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स पर। और ये रिसर्च में बहुत क्लियर आया है। तो इनको हम इलीगल कहते हैं। ये जनरली ओवरसीज बेस्ड रहती हैं, नॉन रजिस्टर्ड होती हैं और ये फेयर नहीं होती। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन्फ्लुएंसर इसका असर जाने बगैर ही उन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं। वहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म निगरानी और कार्रवाई से बचने के लिए कई मिरर वेबसाइट बनाकर अपना काम कर रहे हैं। अगर उन पर पाबंदी लगती है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए उनकी मिरर वेबसाइट उपलब्ध है। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बताया था कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जीएसटी विभाग में पंजीकृत नहीं हुआ है। जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय ने 2023-24 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 658 विदेशी कंपनीज की जीएसटी चोरी को लेकर तफ्तीश की जा रही है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साइट्स को ब्लॉक करना एकमात्र समाधान नहीं है। उनका सुझाव प्लेटफॉर्म्स की व्हाइट लिस्टिंग का है। इसका मतलब है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की सूची बनाई जाए जो वैध हैं और नियमों के दायरे में काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम और अमेरिका का अनुभव बताता है कि साइट्स को ब्लॉक करना एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, वो ये है कि बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज जैसे मेटा हो गई, आपके जो अलग अलग और कंपनीज हैं, उनके साथ हाथ मिलाने का सोच लिया है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो ये जो इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग है ये बढ़ती ही जा रही है, ये कहीं रुक नहीं रही है। और खासकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर जो लोग इसका बढ़ावा करते हैं, ये लिंक शेयर करते हैं, एप्स को प्रमोट करते हैं और हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो इनके साथ हाथ मिलाने का एक भारत सरकार ने ये एक सख्त कदम उठाया है, और जो कि मैं कहूंगा बहुत सही भी है, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग सच में खत्म करनी है, उस पर रोक लगानी है जो कि इलीगल है हमारे देश में, तो आपको इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज की सहायता चाहिए होगी, जिससे सोशल मीडिया कंपनीज ये दिख सकें कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई इलीगल गैम्बलिंग नहीं कोई प्रमोट नहीं कर रहा। अब जम्मू कश्मीर में भी मुफ्त बिजली का ऐलान। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर नगर हवेली के सिलवासा में लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीब 2,500 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। इसके बाद पीएम शाम को गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहां उन्होंने रोड शो निकाला। साथ ही सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया। अब सुबह प्रधानमंत्री नवसारी जाएंगे, जहां वो सुबह करीब 11:30 बजे लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। हरियाणा के पंचकूला में वायुसेना का एक जगुआर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि क्रैश से पहले ही पायलट बाहर निकल चुका था। बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को फ्री बस सेवा की सुविधा देने की घोषणा की। साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही। पार्टी ने चुनाव के दौरान ये वादे किए थे। वहीं उमर ने सदन में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में होली मिलन सेलिब्रेशन हुआ। इस दौरान वहां मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जस्टिस और वकील भी मौजूद रहे। राजस्थान के बहरोड में एक शादी समारोह चर्चा में आ गया। दरअसल यहां सेना के जवानों ने दुल्हन के शहीद पिता का फर्ज निभाया। शहीद कंवरपाल सिंह चौहान की बेटी बबली की यहां शादी थी। ऐसे में उनके बटालियन ग्रेनेडियर यूनिट से 7 वीर सैनिक और 39 राष्ट्रीय राइफल से 10 जवान बेटी का कन्यादान करने के लिए पहुंचे। वो पहले दुल्हन के ऊपर फूलों की चादर पकड़ते नजर आए, तो फिर पिता का फर्ज निभाते हुए दुल्हन की गाड़ी को धक्का दिया। ये दृश्य देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। सेना के जवानों के इस कदम की सब तारीफ कर रहे हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच हिंदी भाषा को लेकर चल रहा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा विवाद पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्टालिन को तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करानी चाहिए। इस पर डीएमके ने भी पलटवार किया और कहा कि गृह मंत्री को तमिलनाडु के बारे में जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर तमिलनाडु में हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आग्रह करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए। मैं आशा करता हूं वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। फर्ज कीजिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, मैथिली जैसी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाए जाने लगे तो कैसा हो। जाहिर है कि लाखों छात्रों को फायदा तो होगा। ऐसा किया जाना संभव है या नहीं, ये बहस की बात है, पर अब तक कभी इसकी कोशिश की नहीं गई। अब जब तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति में हिंदी को लेकर विवाद उठा है, तो इसमें अमित शाह ने तंज में ही जो कहा वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के हाल पर सवाल है। अब तक सीएपीएफ की भर्ती में आपकी मातृभाषा का स्थान नहीं था। आप बंगाली में सीएपीएफ की परीक्षा नहीं दे सकते थे, आप कन्नड़ में नहीं दे सकते थे, आप तमिल में भी नहीं दे सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। असल में स्टालिन ने तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम को केंद्र की शिक्षा नीति से बेहतर बताया और इसी के जवाब में अमित शाह ने हायर एजुकेशन की बात की।
फिर ये भी कहा कि केंद्र के एजुकेशन सिस्टम के सामने तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं टिकती। हालांकि अमित शाह के बयान पर डीएमके ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि गृह मंत्री को तमिलनाडु के बारे में जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। It shows Amit Shah's knowledge about Tamil Nadu. When Kalaignar was chief minister, there was a Tamil medium section in the Gandhi Engineering College. Engineering education was provided in Tamil medium. Way back, some 10 years back. People want to have engineering education only in English, medical education only in English because their aim is to go overseas. नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु का कई मसलों पर विरोध है, लेकिन 3 भाषा फॉर्मूला को लेकर गहरी नाराजगी। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने भी कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की विरासत तेलुगु और संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। If you make a third language compulsory, what will happen is the BJP government in its typical devious manner will suggest that you do not have enough Hindi teachers. We will send Hindi teachers from the north of India. Like already in the post offices and in the railway stations, we have non-native speakers working there. Soon we will have a situation in which there will be non-native speakers working in our government schools. And the BJP's hidden agenda is to distort our culture and history. They would even sometimes propagate very poisonous, insidious thoughts like Godse is a hero, Mahatma Gandhi has to be vilified. That's the ideology of the RSS. We don't want that in our schools. We don't want that poison in our schools. We want to preserve our language. We want to preserve our culture. दरअसल तमिलनाडु देश के उन राज्यों में शामिल है जहां अब तक नई शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं की गई। केंद्र सरकार की ओर से बार बार कहने के बावजूद तमिलनाडु नई शिक्षा नीति लागू करने में आनाकानी कर रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके की छवि एक ऐसी पार्टी की है जो तमिल विरासत, तमिल पहचान, तमिल सिनेमा, तमिल साहित्य पर गर्व करती है। केंद्र की नई शिक्षा नीति में तीसरी भाषा के तौर पर दूसरी दक्षिणी भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी पढ़ने का भी विकल्प है। छात्र चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं, पर शायद डीएमके नहीं चाहती कि तमिलनाडु में छात्रों को हिंदी पढ़ने का विकल्प दिया जाए। मसला सियासी, मुद्दा वोट बैंक का। इसीलिए नई शिक्षा नीति में हिंदी का नाम देखकर ही हंगामा शुरू हो गया। द्रविड़ आंदोलन से निकली पार्टियों को लगता है कि छात्रों को अगर हिंदी पढ़ने का विकल्प दे दिया गया तो हिंदी की पैरवी करने वाली बीजेपी को तमिलनाडु में पैर पसारने का मौका मिल सकता है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए स्टालिन ने अपने वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने के लिए अभी से ही भाषा युद्ध छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 7 अंक फिसलकर 74,333 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई और ये 8 अंक की तेजी के साथ 22,552 पर बंद हुआ। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। सोना लगातार दूसरे दिन 200 रुपए सस्ता हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 88,900 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के भाव में तेजी रही और ये 500 रुपए महंगी हो गई। फिलहाल दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 99,500 रुपए है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दर्ज की गई है। रुपया 20 पैसे बढ़ गया है। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 86.92 पैसे रुपए हो गई। अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल दुबई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्प के इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली वालों से जुड़ी एक बड़ी सुविधा की। आम आदमी पार्टी की सरकार में राजधानी दिल्ली में लोगों को हेल्थ केयर देने के लिए सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में इन मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने राजधानी में लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली की बीजेपी सरकार का ये फैसला राजधानी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में
सुधार के लिए बनाए गए 100 दिनों के प्लान का हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के मुताबिक पिछली सरकार में खोले गए ये मोहल्ला क्लिनिक फ्रॉड का अड्डा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगभग 250 मोहल्ला क्लिनिक केवल कागजों पर है और ये किराए की जमीन पर चल रहे हैं, जिनका दुरुपयोग हो रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अक्टूबर 2015 में मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, जिनकी संख्या अगस्त 2023 तक 533 हो गई थी। हालांकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर इन मोहल्ला क्लिनिक्स का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किए जाने की भी योजना है। पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम लागू करने पर तेजी से काम कर रही है। पिछली सरकार में आयुष्मान भारत स्कीम की जगह दिल्ली आरोग्य कोष सेवा चल रहा था, जिसके तहत लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दौरान मोहल्ला क्लिनिक आम लोगों को उनके घरों के पास ही मेडिकल सुविधाएं देने के लिए शुरू किए गए थे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब इन मोहल्ला क्लिनिक्स को नए सिरे से बदलने की तैयारी शुरू हो रही है। इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। जो प्राइवेट मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए थे, उनको अब ये सरकार है वो उसे बंद करने के लिए बोल रही है। आपके हिसाब से कैसा ओपिनियन है? बहुत ही अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक तो सिर्फ नाम के थे, ना वहां लोगों को दवाएं मिलती थी और ना ही उनका कोई समय था। वो मन मर्जी से खुलते थे और मन मर्जी बंद कर दिया करते थे उनको। अच्छा। और अक्सर जब भी हम कई मोहल्ला क्लिनिकों की तरफ हम जाते थे तो वहां सिर्फ शराबी और स्मैकी बैठे हुए मिलते थे। अच्छा। दवाइयां तो वहां मिलती नहीं थी और दवाइयों के नाम पे किसी 2-4 लोगों को सुबह 1-2 बार दवाई दे दी तो दे दी, वरना पूरे दिन वहां कोई मोहल्ला क्लिनिक में ना कोई डॉक्टर होता था, ना कोई कंपाउंडर होता था और ना ही कोई भी असिस्टेंट होता था मेडिकल। सरकार की पहल बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि पहले भी इन्होंने जो टेस्ट वगैरह जो करा रहे थे फर्जीवाड़ा, एक ही नंबर पे 10-10 लोगों के वो सारे टेस्ट वगैरह हो रहे थे, बहुत ही गलत कर रहे थे लोग। उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं थी। अब कम से कम आम आदमी को तो सुकून मिलेगा। अब उसका नई सरकार आई है, इलाज ढंग से करवाएगी, लोग इधर उधर नहीं भागेंगे, परेशान नहीं होंगे। देखो, ये घोटाले वाली सरकार थी। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम के पीछे बहुत बड़े घोटाले थे। आपने देखा होगा हर कदम पे घोटाला, दिल्ली का कोई काम नहीं हुआ। अब रोडों की हालत खराब है, मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खराब है। ये सरकार ने रोक लगाई है, बहुत अच्छा कदम है। सरकार को इतने और हॉस्पिटल खोलने चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है देश को विकसित भारत बनाना और दिल्ली को भी विकसित बनाना, और हमारी ये राजधानी है, यहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखो जी, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी बंदा जाके बैठ जाता था ना कहीं से, वो बेचारे कुछ भी नहीं मांगते थे, इलाज कर देते। अब ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सहूलियत थी। अब ये वो जो करके अब ये कह रहे हैं क्या, ये क्या करेंगे, बंद करके वो लाएंगे आयुष्मान कार्ड, वो उसमें कार्ड बनवाएंगे। हर आदमी ने कार्ड बनवा पाएगा तो कहेगी कि गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सहूलियत थी, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बंद होना चाहिए। सैमसंग का नया स्मार्टफोन जल्द। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल दिल्ली। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक खास पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल है। इस पोर्टल के जरिए छात्रों, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट और सरकारी विभागों को 18,000 से ज्यादा जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और दूसरी एआई सेवाएं मिलेंगी। इस पोर्टल के जरिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ 67 रुपए प्रति घंटे की दर से उपलब्ध होंगी। सैमसंग जल्द एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S25 एज है। इस स्मार्टफोन को कंपनी भारत समेत दुनिया भर में पेश करने वाली है। सैमसंग ने हाल ही में इसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दिखाया था। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट में लॉन्चिंग के दौरान विस्फोट हो गया। ये रॉकेट आसमान में फटकर मलबे में बदल गया। इससे वहां धुआं ही धुआं नजर आया। स्टारशिप की लॉन्चिंग फ्लोरिडा से हुई थी। कंपनी के मुताबिक स्टारशिप के ऊपर जाने के दौरान इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे इसका संपर्क टूट गया। अब इस मामले की जांच की जा रही है।
रुक करते प्रगति मार्का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। आज आपको महाराष्ट्र के बीड जिले में लिए चलेंगे, जहां पर देवला गांव में महिलाएं खेती बाड़ी के काम संभाल रही हैं। 11 महिलाओं के समूह ने नामुमकिन से दिखने वाले खेती के काम को मुमकिन बना दिया। और न सिर्फ ये महिलाएं बाखूबी खेती का काम कर रही हैं, बल्कि घर की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल कम ही नजर आएगी। ट्रैक्टर का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर खेतों में छिड़काव करना, बीज रोपाई, निराई से लेकर फसल कटाई तक, ऐसे तमाम खेतीबाड़ी के काम ये महिलाएं बड़ी ही कुशलता के साथ कर रही हैं। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश की खातिर सालों से जिस चौखट को लांघा तक नहीं था, आज उसी चारदीवारी से बाहर आकर हाथों में खेतीबाड़ी के औजारों के साथ ये महिलाएं खेती की दुनिया में एक अहम क्रांति ला रही हैं। तस्वीर महाराष्ट्र में बीड जिले के देवला गांव की है, जिसके 11 परिवारों की महिलाओं ने एक समूह बनाकर खेत खलियान के काम की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। इन महिलाओं को समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र, पानी फाउंडेशन और कृषि विभाग द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाता है, जिनकी मदद के बूते पुरुषों के अधिकार वाले खेत खलियानों में आज ये महिलाएं थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा दखल देते हुए खुद को पुरुषों के बराबर खड़ा कर रही हैं। कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। निश्चित तौर पर एकता का सूत्र ही इन महिलाओं को वो श्रम शक्ति दे रहा है, जिससे प्रेरणा लेते हुए आसपास के गांवों की महिलाएं भी ऐसे ही समूह बनाकर महिला शक्ति को एक नया आयाम देने की तरफ बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के बीड से रोहिदास हतागले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रज की होली का एक अनोखा कनेक्शन काशी से जुड़ने जा रहा है। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मस्थान के बीच संस्कृति और परंपरा का अनोखा मेल होने जा रहा है। होली पर्व पर इस बार दोनों पवित्र धामों के बीच एक अनोखा तालमेल स्थापित करने की योजना है और इस अनूठी पहल को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में होली के त्योहार को शुभता का प्रतीक माना जाता है और होली का रंग भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तभी तो मथुरा में बसंत पंचमी से होली का शुभारंभ हो जाता है और ये 40 दिनों तक अनवरत चलता रहता है। फागोत्सव के लिए मथुरा में तैयारियां भी चल रही हैं, तो हर दिन के अनुसार परंपरा भी निभाई जा रही है। आज लड्डू मार होली खेली गई। यहाँ फूलों और रंगों की होली के साथ लठमार होली भी प्रसिद्ध है। बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में अनोखी होली खेलने की परंपरा भी है, जो सदियों से चली आ रही है। भगवान शिव के धाम काशी में भी रंगोत्सव का अपना ही महत्व है। यहाँ पर होली के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति के अलग अलग रंग दिखते हैं, लेकिन इस बार भक्ति का एक नया आयाम स्थापित करने की योजना है। काशी विश्वनाथ धाम से मथुरा के लड्डू गोपाल के लिए रंग भरी एकादशी के मौके पर उपहार सामग्री भेजी जाएगी, जिसमें भस्म, अबीर, गुलाल, वस्त्र और चॉकलेट जैसी वस्तुएं शामिल होंगी। कुछ ऐसे ही उपहार श्री कृष्ण जन्मस्थान से बाबा विश्वनाथ के लिए भी भेजी जाएंगी। दोनों जो पवित्र धाम है, भगवान कृष्ण की तरफ से महादेव के लिए अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि की भेंट वहां से आएगी और लड्डू गोपाल के लिए महादेव की तरफ से यहाँ से भस्म जाएगी, अबीर गुलाल जाएगा, वस्त्र जाएंगे भगवान लड्डू गोपाल के लिए, चॉकलेट जाएंगे। तो यह बिल्कुल दो धामों के बीच में, और जो सनातन धर्म की दो धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति की और शिव भक्ति की, दोनों परम धाम का मिलन है। मथुरा भी मोक्षदायिनी नगरी है, काशी भी मोक्षदायिनी नगरी है। दो तीर्थ स्थलों के बीच समन्वय का यह एक अभिनव पहल है, जो इस बार के हमारे रंग भरी एकादशी और होली के नवाचार में सम्मिलित होगा। दो तीर्थ स्थलों के बीच समन्वय और श्रद्धा का आदान प्रदान का ये एक नया पहल है।
जिसे इस साल के रंगभरी एकादशी और होली पर्व में शामिल किया जाएगा। पौराणिक मान्यता भी है कि रंगभरी एकादशी की कथा भगवान कृष्ण ने राधा रानी को सुनाई थी और तभी से ये पर्व मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ धाम में भी रंगभरी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका न केवल स्थानीय महत्व है बल्कि वैश्विक महत्व भी है। ऐसे में दोनों तीर्थ स्थानों के बीच उपहारों का आदान प्रदान के साथ भक्ति और आस्था का नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। इस अवसर को खास बनाने के लिए श्रद्धापूर्वक समारोह और उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। बीसीसीआई ने राजीव शुक्ला को एशियन क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। सुनील छेत्री एक बार फिर से भारतीय फुटबॉल टीम में नजर आएंगे। उन्होंने संन्यास से वापसी करने का ऐलान किया। वो 25 मार्च से शुरू हो रहे AFC एशियन कप 2027 के तीसरे दौर के क्वालिफायर से वापसी करेंगे। छेत्री ने पिछले साल जून में संन्यास ले लिया था। उधर इस फैसले का अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने स्वागत किया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल तेज गेंदबाज मैट हेनरी का फाइनल में खेलना मुश्किल लग रहा है। वो सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घायल हो गए थे। टीम के हेड कोच गैरी स्टीड ने भी कहा कि हेनरी की फिटनेस पर संशय बना हुआ है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ONGC पैरा गेम्स की शुरुआत हो गई। इन पैरा गेम्स में खास बात ये है कि यहाँ ONGC सहित देश भर की PSU के कई दिव्यांग कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इनमें से कोई मैनेजर है तो कोई अकाउंटेंट। हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 27 से 30 मार्च तक गुरुग्राम में खेला जाएगा। इसमें शुभंकर शर्मा, वीर अहलावत और जापान के कीता नाकाजिमा समेत कई नामी गोल्फर हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता की इनामी राशि करीब 20 करोड़ रुपए रखी गई है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स अब वनडे टीम के भी कप्तान बन सकते हैं। इसके संकेत खुद ECB के निदेशक रॉब की ने दिए। उन्होंने स्टोक्स को शानदार रणनीतिकार बताया और कहा कि स्टोक्स के नाम पर विचार नहीं करने वाला मूर्ख ही होगा। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के एक भी जीत दर्ज नहीं करने पर बटलर ने टूर्नामेंट के बीच में ही कप्तानी छोड़ दी थी। और न्यूज पथ में मेरी अनीना जोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।